Hello everyone, welcome to the channel Study Desk. Today in this video we are going to start with chapter 2 of unit 1 of entrepreneurship development. हमने पिछली वीडियो में जो है चैप्टर 1 प्लस उसके जितने भी 10 ईयर क्वेश्चंस थे वो सब कंप्लीट किए हैं. तो चैप्टर नंबर 1 का ये इंडेक्स एक बार से देख लेते हैं. तो फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं. फंक्शंस एंड नीड्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ये भी हम देख चुके हैं. एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज which we have already covered. Relevance of entrepreneurship in Indian society and entrepreneurship as a creative response to society problem, ये भी हमारा हो गया है. Now entrepreneurship and entrepreneurship ये जो आपका टॉपिक है ये आपका चैप्टर 1 में भी है और चैप्टर 2 में भी है. तो इसे हम आज जो है कंप्लीट करेंगे. तो जो आपका चैप्टर 1 है वो जो है मेरी साइड से पूरा कंप्लीट हो चुका है, राइट. तो आज हम चैप्टर 2 का जो फर्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन इंडिया. और इसके अंदर फर्दर 3 टॉपिक्स है. एंटरप्रेन्योरशिप इन प्री ब्रिटिश इंडिया, कि जो एंटरप्रेन्योरशिप थी हमारे इंडिया में उसकी कैसी स्टेज, मतलब वो किस स्टेज पर था जब ब्रिटिशर्स जो है इंडिया में आए नहीं थे. तो बेसिकली एग्रीकल्चर इज़ द मेन एक्टिविटी इन इंडिया एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, राइट. So during the pre-British period, India was constituted mainly by villages. तो pre-Britishers के टाइम पर जो इंडिया थी उसमें जो है बहुत सारे गांव थे, ठीक है. द विलेज पॉपुलेशन यूज टू सेटिस्फाई देयर डेली रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स विद इन द विलेज. तो जो गांव के लोग थे वो अपनी रोज़मर्रा की जितनी ज़रूरतें थी वो गांव में रहकर ही पूरा करते थे. द विलेज इकोनॉमी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय फार्मर्स, आर्टिशंस एंड मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत. और जो गांव के लोग थे उसके अंदर आते थे जैसे किसान हो गए, शिल्पकार हो गए या कारीगर हो गए या कुछ ऐसे लोग जो ग्राम पंचायत के मेंबर्स थे. द आर्टिशंस क्राफ्ट्समैन यूज टू प्रोड्यूस वेरियस प्रोडक्ट्स एंड प्रोवाइड नेसेसरी सर्विसेज. और वहाँ के जो कारीगर या शिल्पकार थे वही जो है सामान बनाते थे गांव के लोगों के लिए और वही सारी सर्विसेज को प्रोवाइड करते थे. दे रिप्रेजेंटेड द एंटरप्रेन्योरियल कल्चर एंड पोजेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रेन्योर. तो यही वो लोग थे जो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरियल कल्चर को जो है दर्शा रहे थे उस समय भारत के. देयर वॉज द बार्टर इकोनॉमी इन विच कॉमोडिटीज वर एक्सचेंज फॉर कॉमोडिटी. उस समय पैसे नहीं होते थे तो चीज़ों के बदले में ही चीज़ों का आदान प्रदान चलता था. फार्मर प्रोड्यूस द फूड ग्रेन्स. मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत एस्टेब्लिश्ड लो पीस एंड ऑर्डर. तो वहाँ पे जो फार्मर्स थे वही सारे खाने का सामान उगाते थे, बेचते थे. और वहाँ के जो ग्राम पंचायत के लोग थे वो वहाँ शांति के लिए जो भी पीस ऑर्डर है वो मेंटेन रखते थे और बनाते थे. दस द विलेज पीपल वर कम्प्लीटली डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर. तो एक तरह से जो गांव के लोग थे वो एक दूसरे पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे. इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, मार्बल कार्विंग्स, वुडन आर्टिकल एक्सेट्रा अट्रैक्टेड द वर्ल्ड मार्केट. जैसा कि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा हाथ से जो काम किया जाता है या फिर जो हमारे संगमरमर की जो शिल्पकारी है या फिर जो हम लकड़ी से सामान बनाते हैं तो वो वर्ल्ड मार्केट को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है. यहाँ की जो इंडियन स्पाइसेस हैं, जूट है, मिनरल्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स है, वो सारे देश में जो है एक्सपोर्ट किए जाते हैं. देयर वॉज प्रॉस्पेरिटी. तो उस समय हमारे भारत में समृद्धि थी. इंडियन कल्चर वॉज एन एंटरप्रेन्योरियल कल्चर, राइट. सो देयर वॉज वैल्यू फॉर लेबर. तो वहाँ पे एक वैल्यू थी जो वहाँ पे लोग काम करते थे उनकी. इंडिया वॉज डिस्क्राइब्ड एज द लैंड ऑफ गोल्ड. जैसे कि भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था. बट इंडियन इकोनॉमी रिसीव्ड अ ट्रिमेंडस सेटबैक ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद हमारा जो इंडिया था वो बहुत ज़्यादा पीछे चला गया था बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स, राइट. नाउ द सेकेंड टॉपिक इज डिक्लाइन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड. जब ब्रिटिशर्स आए तो उसके बाद जो है हमारे एंटरप्रेन्योरशिप कैसे डिक्लाइन हुई. ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडियन विलेज इकोनॉमी रिसीव्ड अ बिग जॉल्ट फ्रॉम द कॉम्पिटिशन बाय द ब्रिटिश इंडस्ट्री. जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए तो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी उसको एक बहुत बड़ा झटका मिला बिकॉज जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड थे, राइट. मैकेनाइजेशन इन द ब्रिटिश इंडस्ट्री इनिशिएटेड द इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस इन ब्रिटेन. ब्रिटिशर्स ने प्रोडक्शन के लिए जो है सबसे पहले मैकेनाइजेशन यानी यूज़ ऑफ मशीन, तो उन्होंने जो है प्रोडक्शन के लिए मशीन्स का यूज़ करना जो शुरुआत की थी वो ब्रिटेन से ही की थी, राइट. ऑन वन हैंड ब्रिटिश इंडस्ट्री पर्टिकुलरली द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल विच वॉज सप्लाइड बाय द इंडियन एग्रीकल्चर. सो जो ब्रिटिशर्स थे उनको अपनी फैक्ट्रीज़ या कंपनीज़ के लिए जो रॉ मटेरियल था वो इंडियन एग्रीकल्चर से मिलता था. टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए थ्रेड हो गया, फाइबर्स हो गई, राइट.
On the other hand, British industries were in need of a ready market for their machine made good. तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स इस ताक में थे कि उनको एक ऐसी मार्केट मिले जहां वो अपने गुड्स को बेच सकें, राइट एक ऐसे गुड्स जो बाय लेबर नहीं बाय मशीन बनाए गए हैं। एज दीज गुड्स वर चीप, क्योंकि अब वहाँ लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स यूज़ नहीं हो रही, तो जो गुड्स की जो सेल प्राइस था वो भी कम था क्योंकि कम एफर्ट्स लग रहे थे। दे रिसीव्ड अ ह्यूज रिस्पॉन्स फ्रॉम द कॉमन मैन, तो उनको इंडिया से बहुत बड़ा रिस्पॉन्स मिला, उनके प्रोडक्ट्स को जो है एक्सेप्ट किया इंडिया वालों ने। दिस कोज्ड अ बिग डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड विलेज इंडस्ट्री, जिसका अफेक्ट जो है बहुत सारे कारीगरों को हुआ, क्योंकि वो लोग हैंडमेड काम करते थे तो उनके जो प्रोडक्ट्स थे वो महंगे होते थे, तो लोगों ने उनके प्रोडक्ट्स को खरीदना बंद कर दिया। दिस एडवर्सली अफेक्टेड द इंडियन आर्टिशंस एंड क्राफ्टमैन, जिससे आर्टिशंस को और क्राफ्ट्समैन को बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। द वैल्यू ऑफ लेबर वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट, कहीं ना कहीं जो वैल्यू ऑफ लेबर मेंटेन थी प्री ब्रिटिश टाइम में, ब्रिटिशर्स के आने के बाद वो कहीं खो गई। वंस अ लैंड ऑफ गोल्ड, इंडियन इकोनॉमी वॉज कम्प्लीटली पैरालाइज्ड, कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी जो है डाउनफॉल कर गई थी। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया वॉज डिस्क्राइब्ड एज एन अंडर डेवलप्ड कंट्री, जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया को छोड़कर गए उस समय हमारी इंडिया का जो पोजीशन थी वो एज अ अंडर डेवलप्ड कंट्री थी, राइट। द थर्ड टॉपिक इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया। फिर जो एंटरप्रेन्योरशिप की डेवलपमेंट कैसे हुई जब हमारा इंडिया जो है स्वतंत्र हो गया। व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी हैड ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन अंडर डेवलप्ड कंट्री, जैसे कि हमारा ब्रिटिशर्स जो ब्रिटिशर्स थे जो वह हमारे देश को छोड़कर गए तो वो एज एन अंडर डेवलप्ड कंट्री थी हमारी इंडिया, मतलब वहाँ पे कुछ भी डेवलपमेंट नहीं थी, जो भी था वो सारा वो ब्रिटिशर्स जो है लेकर जा चुके थे। सो एग्रीकल्चर वॉज द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो उस समय भी जहाँ देश बाकी के जितने भी कंट्रीज थी वो आगे बढ़ रही थी, हमारा देश अभी भी एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करता था, राइट। 90% ऑफ द पॉपुलेशन वॉज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, और आज भी 90% लोग जो थे वहाँ पर वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में ही इन्वॉल्व थे। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन वॉज लेबर इंटेंसिव, और उनकी टेक्निक मशीन इंटेंसिव ना होकर लेबर इंटेंसिव थी, लोग काम करते थे। द एजुकेशन सिस्टम वॉज फॉल्टी, एजुकेशन भी अच्छी नहीं थी। द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वॉज सीवर, और सभी लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है उससे ग्रसित थे। When entrepreneurship education started in 1980, it was focused on self-employment. Today, it must live up to the national agenda of employment generation rather than individual wealth creation. तो वहाँ के जो लोग थे जब उनको ये एजुकेशन मिली, so they started making some business, और उन्होंने जो है खुद के धंधे खोलना शुरू किया, उनको इस चीज़ की नॉलेज मिली और उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने की भी कोशिश की, जिससे कि लोगों की वेल्थ क्रिएशन हो सके, लोगों को काम मिल सके। द टॉप बिजनेस schools are preparing students for entrepreneurship and new breed of young entrepreneur are setting up their own venture। जो यूथ था उस समय का, उन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की, क्रिएटिव करने की कोशिश की, which help the customer in nearby time of India. We now need to replicate these successful entrepreneurship education model across the rest of the country. तो अब उन्होंने सोचा कि all the entrepreneurship education that they are getting, they have to share it to the next of the country, right? So this set of entrepreneur came from middle income family who used their knowledge and skill to turn a company around. Today several young people in India are starting their own venture after university or leaving their comfortable well paying jobs to follow their dreams. मिडिल क्लास लोगों ने अपने सारे पैसे जो है टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर लगाए और उनको बहुत ज़्यादा उस चीज़ से फ़ायदा भी हुआ। इवन देयर जो यूथ्स हैं उन्होंने भी अपनी वेल पेड जॉब्स को छोड़कर कुछ नया करने की कोशिश की, बिकॉज दे गेट द एजुकेशन कि उनको अपना खुद का कुछ स्टार्ट करना था, राइट, इंस्टेड ऑफ डूइंग जॉब समवेयर। सो ये आपका फर्स्ट टॉपिक जो था, जो 3 टॉपिक्स कैरी करता था, वो हमारा कंप्लीट होता है। नाउ अवर 4th टॉपिक इज डायमेंशंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ न्यू वेंचर एंड टू अचीव द गोल्स ऑफ सच वेंचर अ वेराइटी ऑफ एलिमेंट्स ought to be in right place, that is creativity, innovation and risk taking। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंटरप्रेन्योर के लिए कि उसकी इनबिल्ट जितनी भी क्रिएटिविटी है, इनोवेशन है, या उसकी जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है उसको सही डायरेक्शन में लगाए, राइट, टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। अंडरस्टैंड डायमेंशंस दैट ड्राइव एंटरप्रेन्योरशिप, जिससे कि वो उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। बट उससे पहले कुछ डायमेंशंस को समझना बहुत ज़रूरी है। डायमेंशंस मीन्स द मेजरमेंट ऑफ एनी एलिमेंट
entity, article, or other in physical space. Entrepreneurship is very broad concept which can be refined only by examining 6 critical dimensions of business. तो बहुत सारी ऐसी dimensions है जो कहीं ना कहीं business operation को carry down करने में help करती है. तो it's very important कि आप being an entrepreneur उस चीज़ को समझे before starting any enterprise. So first है strategic orientation. This is the first dimension of entrepreneurship which mainly focus on opportunity. तो ये जो पहली डायमेंशन है ये फोकस करती है टू ग्रैब एन अपॉर्चुनिटी. दिस डायमेंशन इज बेस्ड ऑन द फॉर्मुलेशन ऑफ कंपनी स्ट्रेटजी इन एन एंटरप्रेन्योरियल ओरिएंटेशन कि आप क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं इन द स्टार्टिंग और इनिशियल स्टेज ऑफ योर एंटरप्राइज. जब आपकी एंटरप्राइज शुरू हो रही है, आपका गोल क्या है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आइडिया क्या है आपका. So this factor mainly focus on opportunity and business strategy to achieve this opportunity for growth and development. तो ये फैक्टर हेल्प करता है कि उन सारी स्ट्रेटजीज को इन द राइट डायरेक्शन लगा के और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो अपॉर्चुनिटी है उसको फुलफिल करें. Commitment to opportunity. This second factor says that it is not sufficient enough to describe an entrepreneur as an innovator or creator. Entrepreneur को सिर्फ एक इनोवेटर और क्रिएटर का टैग देना इज नॉट इम्पॉर्टेंट. तो एंटरप्रेन्योर मस्ट बी एबल टू टेक डिसिसिव स्टेप्स स्पीडली विद इन द टाइम फ्रेम एंड ड्राइव मैक्सिमम आउटपुट. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो जो स्टेप्स है स्पीडली ले सके इन द क्रिटिकल सिचुएशन, जिससे कि वो राइट डिसीजन ले विच रिजल्ट्स इन मैक्सिमम आउटपुट, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले सके इवन इन द सिचुएशन ऑफ फेलियर, इवन इन द सिचुएशन ऑफ रिस्क. राइट. Third one is commitment of resources. It is a commitment process where it is required to manage the risk associated with the new venture by commitment to the opportunity. Such commitment should be long-term and multi-stage, which ensure maximum result by utilizing minimum resource pool and also taking into consideration the risk associated in this process. Entrepreneur को ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि if he has having a very limited resources, तो उनको वो अच्छे तरीके से पुट इन करे एज एन इनपुट और उनसे ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट जो है गेन करे. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, चाहे वो मनी हो या फिर आपका रॉ मटेरियल हो या फिर ह्यूमन फोर्स हो, उसकी जिम्मेदारी जो है एंटरप्रेन्योर को लेनी चाहिए. तो रिसोर्सेज की एज अ कमिटमेंट इज द ड्यूटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर. राइट. Resource control. This dimension explains the entrepreneur should be wise enough in utilizing the resources effectively at that point which provide maximum output without spending the resources in careless manner which create burden on the enterprise. So it's very important to understand कि जो entrepreneur है वो अपने resources को इस तरीके से effectively utilize करे जिससे उसको maximum output भी हो और उसको अपने resources ज़्यादा spend भी ना करने पड़े. क्योंकि अगर आप अपने resources ज़्यादा spend करते हो तो आपकी जो लागत है, जो आपका इनपुट है, उसकी कॉस्ट ज़्यादा आती है, जिसकी भरपाई के लिए आपको अपना सेल अमाउंट ज़्यादा रखना पड़ता है और कस्टमर उस प्रोडक्ट को नहीं खरीदते जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है. राइट. क्योंकि और भी अल्टरनेटिव प्रेजेंट होते हैं उस समय जो कि उसी सेम प्रोडक्ट को जो है सेल प्राइस कम पर बेचते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी रिसोर्सेज को जब पुट इन करें तो उस पर बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि वो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, बैलेंस्ड वे में आप अपने रिसोर्सेज को यूज़ करें. राइट. मैनेजमेंट स्ट्रक्चर. दिस डायमेंशन एक्सप्रेस दैट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ऑफ द एंटरप्राइज शुड बी फ्लेक्सिबल एंड नॉट फिक्स्ड एंड फॉर्मल हिरार्किकल स्ट्रक्चर. आपका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए एंटरप्राइज का वो इस तरीके से फॉर्म होना चाहिए कि अगर कोई भी चेंज हो तो आप उसको ईजिली अडेप्ट कर पाओ. वो इतना फिक्स्ड या रिजिड नहीं होना चाहिए कि आपके बिजनेस ऑपरेशन ही एक समय के लिए बंद हो जाए कोई भी चेंज आने के बाद. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो बिजनेस स्ट्रक्चर होना चाहिए वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब क्विक टू अडेप्ट द चेंज. राइट. Sixth is reward philosophy. An entrepreneurial setup should be based on the theme that the value and reward system should be followed for the deserving team to motivate them. So it is the motivating strategy being followed by the enterprise. Being an entrepreneur, उसके लिए रिवॉर्ड होता है कि एक सपोर्टिंग टीम जो उसके गोल को समझती है और उसके गोल को फुलफिल करने में उसकी मदद करती है, वही एक एंटरप्रेन्योर का जो है एक सही रिवॉर्ड होता है कि उसको ऐसे वर्कर्स मिले जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है. राइट. नाउ आवर फिफ्थ टॉपिक इज, जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा उसको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डायमेंशंस
एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंट 6 डायमेंशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। ये क्वेश्चन आप सेम आपकी बुक में है, आपके स्टडी मटेरियल में है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को कर लेना। ये सेम, इसमें आपको जो अभी हमने पॉइंट डिस्कस किए हैं वो सब लिखना है, डायमेंशन एक्सप्लेन करनी है और जो भी 6 डायमेंशन हमने पढ़ी है वो लिखनी है, राइट। Now our fifth topic is entrepreneurship. Entrepreneurs are proactive people और individuals with a strong desire of action. ये वो लोग होते हैं जिनकी जो डिज़ायर होती है, कुछ करने की इच्छा होती है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है. बेसिकली दे आर सेल्फ स्टार्टर who do not have to be asked for taking initiative. उनको शुरुआत करने से पहले किसी की भी परमिशन नहीं चाहिए होती है. If they think to do something then they will do it without being asked. Usually they don't take permission and therefore may ignore disapproval and negative reactions from their environment about their ideas. वो negativity से affect नहीं होते. Their main focus is on pursuit of an opportunity without regard to the resources they currently control. वो अपने next step पर focus करते हैं कि उनको कहाँ opportunity मिल रही है rather than thinking about the resources, whether they have the resources or not. राइट, समहाउ दे ऑलवेज फाइंड अ वे, मतलब उनको रास्ता मिल ही जाता है. थर्डली दे ऑफन परस्यू समथिंग दैट इज न्यू और इनोवेटिव एंड ट्रांसफॉर्म एन आइडिया इनटू अ कमर्शियल वेंचर. उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो अपने आइडिया को एज अ कमर्शियल वेंचर प्रेजेंट करते हैं, कुछ ऐसी प्रोडक्शन करते हैं विच हेल्प द सोसाइटी नियर बाई टाइम और विच मेक्स द वर्क ऑफ द कस्टमर ईजी. राइट, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनके अंदर ये इनबिल्ट एबिलिटी होती है और स्किल्स होती हैं कि वो अपने आइडिया को रियलिटी में चेंज करते हैं और फिर उस पर वर्क करते हैं. दस एंटरप्रेन्योर्स आर इंटरप्ट विद इन ऑर्गेनाइजेशन एंटरप्रेन्योर्स हु नर्चर देयर क्रिएटिविटी वाइल फॉलोइंग गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो अपनी एबिलिटी और क्रिएटिविटी से कुछ ना कुछ आउटपुट जो है निकाल कर लेकर आते हैं, राइट, और ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं. नीड क्या है एंटरप्रेन्योर्स? बिजनेस ग्रोथ. देखिए, देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड रेट ऑफ बिजनेस ग्रोथ. ये एक बहुत कोरिलेटेड है. जितना अच्छा एंटरप्रेन्योर काम करेगा उतनी ही अच्छी बिजनेस की ग्रोथ होगी. इट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू फाइट थ्रू कॉम्पिटिशन एंड नर्चर बेस्ट टैलेंट. ये ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है कट थ्रोट कॉम्पिटिशन में एग्जिस्ट करने के लिए और बेस्ट टैलेंट को नर्चर करने के लिए, इंकरेज करने के लिए, राइट. द एम्प्लॉयज स्टे मोटिवेटेड एंड अलाइन देयर इंडिविजुअल गोल्स विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मोटिवेटेड रहते हैं, वो अपने पर्सनल गोल्स के लिए काम नहीं करते, वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ही अपना पर्सनल गोल मानकर काम करते हैं, राइट. सो इट्स एक्ट एज अ बैलेंसिंग फैक्टर. द एम्प्लॉयज पुट इन देयर बेस्ट टू इनोवेट विल सेट बीइंग एम्प्लॉयड. इट क्रिएट्स अ विन विन सिचुएशंस फॉर ऑल द स्टेक होल्डर. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उस सेम टाइम पर ही जिस टाइम एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो साइड बाय साइड इनोवेटिव भी हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ एंटरप्रेन्योर टू हायर अ टीम लाइक एंटरप्रेन्योर कि जो आपकी हेल्प कर सके. आप क्रिएटिव हो, इनोवेटिव हो, इट्स गुड, बट आपकी टीम भी आपके साथ इनोवेटिव और क्रिएटिव हो. सो इट्स अ गोल्ड पॉइंट फॉर यू. इट क्रिएट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स, राइट. Sustain innovation. It helps organization to innovate over the long term. Every organization need to adapt with changes over time and entrepreneur change the very fabric of a workplace. Very fabric in the situation कि जो आपकी inner organization होती है तो उसको change करने की जो जिम्मेदारी होती है वो पूरी entrepreneur लेता है, because वो within organization ही काम करता है और उसको सारी चीज़ों के बारे में पता होता है business operations के. तो अगर कोई changement आता है then he is very quick to adapt the changes. Conducive work environment fosters creativity and help the firm to gain through its employees. जो आपका हेल्पफुल वर्किंग इन्वायरमेंट होता है कहीं ना कहीं वो आपको इनकरेज करता है कि आप भी क्रिएटिव बनो और कहीं ना कहीं आप भी कुछ गेन करो, राइट, थ्रू द एम्प्लॉयज़. इट हेल्प देम हायर एंड मेंटेन द बेस्ट एंड मोस्ट टैलेंटेड. तो कहीं ना कहीं जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो हेल्प करते हैं कुछ ऐसे स्टाफ को हायर करने के लिए जो टैलेंट है, जिनके अंदर टैलेंट है और जो बेस्ट है. इट मेक्स द एम्प्लॉयज़ फील इंपॉर्टेंट एंड लीड टू एफिशिएंसी. और जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो जो अपने एम्प्लॉयज़ होते हैं जो उनको कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ प्रेजेंट करते हैं तो उनकी बातों को सुनते हैं, इनको इंपॉर्टेंट फील कराते हैं, जिससे फिर वर्कर भी सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं और उनका ये जो सेल्फ मोटिवेशन होती है उनके काम में दिखती है, तो वो एफिशिएंटली काम कर पाते हैं.
To develop human capital par excellence, it changes the way people think and act, changing the operation aspect of an organization and changing the culture. Entrepreneur have a synergy effect because it pushes all the employees to think beyond standardized procedures and test the limits of organization system and process. So इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो हमारे इंट्रप्रेन्योर होते हैं वो सिर्फ खुद की ग्रोथ नहीं बल्कि अपने एम्प्लॉयज़ को भी इस चीज़ के लिए मोटिवेट करते हैं कि वो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर सोचें और कुछ ऐसा डेवलप करने में हेल्प करे जो आगे आके इकोनॉमी की डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं हेल्प करे. सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो या इंट्राप्रेन्योर हो तो आप अपने एम्प्लॉयज़ को जो है टाइम टू टाइम मोटिवेशन देते रहो, जिससे कि अगर उनके अंदर कोई सेल्फ बिल्ड एबिलिटी है तो वो निखर कर आए और जिससे कि आपकी भी मदद हो. राइट. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. Learning organization. The aim of entrepreneurship is to harness the capabilities that enable organization to change. जो एम है एंटरप्रेन्योर का वो है इनकरेज करना कैपेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन की जो कुछ चेंज लेकर आए, कुछ अच्छा चेंज, पॉजिटिव चेंज. द एंटरप्रेन्योर एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर दैट चेंज एंड हेल्प इन प्रोमोटिंग लर्निंग स्पिरिट इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो ये जो चेंज है ये एंटरप्रेन्योर लेकर आ सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं लर्निंग स्पिरिट को ऑर्गेनाइजेशन की प्रमोट करता है कि भाई not only the entrepreneur but also the people who are working under him is also ready to learn. right. so इसका क्वेश्चन आ सकता है कि what do you understand by entrepreneurship and why do we need it. तो entrepreneurship की आपको डेफिनेशन लिखनी है और अभी जो ये आपको नीड एक्सप्लेन की गई है ये आपको इसमें लिखनी है. उसके बाद आता है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इंट्रप्रेन्योरशिप. तो एडवांटेज है एबिलिटी टू स्टे इन अ फ्रेंडली एंड वेल नोन एनवायरनमेंट. उनकी एडवांटेज होती है कि वो फ्रेंडली इन्वायरमेंट में और वेल नोन इन्वायरमेंट में स्टे कर सकते हैं. राइट. अगर उनको ऐसे लोग मिलते हैं जो उनके गोल को समझ रहे हैं या उनकी क्रिएटिविटी की सराहना कर रहे हैं देन इट्स हेल्प देम टू डू समथिंग न्यू एंड क्रिएटिव. प्रैक्टिसिंग योर स्किल्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन लोअर रिस्क. वो अपनी जितनी भी प्रैक्टिस करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया जो हमारे इंटरप्रेन्योर होते हैं वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन वर्क करते हैं तो जिससे कि उनको लोअर रिस्क होता है. अब जो हमारे एंटरप्रेन्योर होते हैं उनका तो खुद का बिजनेस होता है तो अगर वो कोई एक्शन लेते हैं तो वो उनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे जो है अफेक्ट डालता है. यूजिंग कंपनीज रिसोर्सेज गुड नेम एंड नॉलेज एंड एक्सेस टू कस्टमर इंफ्रास्ट्रक्चर. तो कहीं ना कहीं वो कस्टमर के अपग्रेडेशन में भी हेल्प करता है. डिसएडवांटेज. रिवॉर्ड में नॉट बी अप टू एक्सपेक्टेशंस. कई बार ऐसा होता है कि जो रिजल्ट्स होते हैं वो अप टू रिमार्क नहीं होते क्योंकि आपने अगर कोई इनोवेशन की है देन इट टोटली डिपेंड अपॉन द कस्टमर वेदर दे अप्रूव्ड इट और नॉट. राइट. इनोवेशन मे नॉट बी अप्रिशिएटेड अकॉर्डिंगली. कई बार जो इनोवेशन होती है वो हेल्पफुल नहीं होती कस्टमर के लिए जिससे कि वो रिजेक्ट हो जाती है. यू कैन बी इनोवेटिव बट टू अ सर्टेन लिमिट. यू आर नॉट योर ओन बॉस. यहाँ पर जो आप इनोवेशन करोगे वो विद इन लिमिट लेकर करोगे क्योंकि आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हो. द ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ नॉट योर्स. तो आप खुद के बॉस नहीं हो. देयर इज समवन टू गाइड यू देयर. राइट. सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंट्रप्रेन्योरशिप. अब इन दोनों की सिमिलैरिटीज़ देखते हैं. बोथ इन्वॉल्व अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन एंड डेफिनेशन. दोनों ही जो है अपॉर्चुनिटी के लिए काम करते हैं एंड दोनों ही ये सोचते हैं कि कुछ ऐसा हो जिससे कि उनको भी फ़ायदा हो प्लस इकोनॉमी को भी फ़ायदा हो. राइट. बोथ रिक्वायर अ यूनिक बिजनेस कॉन्सेप्ट दैट टेक द फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट प्रोसेस एंड सर्विस. दोनों के पास एक बिजनेस कॉन्सेप्ट होता है या तो उनको कुछ प्रोडक्ट फॉर्म करना होता है या फिर कुछ ऐसी सर्विस रेंडर करनी होती है जो कि डिफरेंट होती है. बोथ आर ड्राइवन बाय एन इंडिविजुअल चैम्पियन हु वर्क विद अ टीम टू ब्रिंग द कॉन्सेप्ट टू फ्रूशन. तो इनका मेन मकसद ये होता है कि एक ऐसा अच्छा काम हो जाए जिसके फ्रूटफुल रिजल्ट मिले सबको. बोथ रिक्वायर दैट द एंटरप्रेन्योर बी एबल टू बैलेंस विजन विद मैनेजरियल स्किल, पैशन विद pragmatism एंड प्रोएक्टिवनेस विद पेशेंस.
तो बेसिकली जो प्रैग्मेटिज्म का मतलब होता है कि उनके अंदर ये स्किल होती है कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की, एंड उनके अंदर मैनेजरियल स्किल होती है, और क्या नाम है वो एक्टिव रहते हैं, मतलब अगर इवन इन द सिचुएशन ऑफ रिस्क एंड फेलियर दे कंटिन्यू देयर वर्क, वो रुकते नहीं हैं। तो ये दोनों के अंदर अच्छी बात है। बोथ इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट दैट आर मोस्ट वल्नरेबल, बहुत सेंसिटिव जो कॉन्सेप्ट है वो उन पे ही ज़्यादातर काम करते हैं द फॉर्मेटिव स्टेज, एंड बोथ रिक्वायर हार्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी। हार्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी मीन्स कि वो अपने एक्सपेंडिचर्स को कट ऑफ करके ज़्यादा से ज़्यादा इनकम गेन करने की सोचते हैं। अब डिफरेंस दोनों में ये है कि इन स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप द एंटरप्रेन्योर टेक द रिस्क। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर एंटरप्रेन्योर इज द ओनली सोलो पर्सन जो रिस्क लेता है। इन एंटरप्रेन्योरशिप द कंपनी टेक्स द रिस्क अदर देन करियर रिलेटेड रिस्क। तो इसमें जो रिस्क होता है ना वो कंपनी का होता है, एंटरप्रेन्योरशिप का जो एंटरप्रेन्योर होते हैं उनका नहीं होता। In a startup, the entrepreneur is subject or more सस्पेक्टेबल टू आउटसाइड इन्फ्लुएंसर्स। तो जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो ईजिली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं अगर उनके काम को कुछ नेगेटिविटी मिलती है, बिकॉज दे आर द ओनली सोलो पर्सन जिनको पॉजिटिव इम्पैक्ट भी झेलना और नेगेटिव इम्पैक्ट भी झेलना है, राइट। और इन एंटरप्रेन्योरशिप द ऑर्गेनाइजेशन इज़ मोर इंसुलेटेड फ्रॉम आउटसाइड फोर्सेज और इन्फ्लुएंस। और जो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर वो थोड़ा सेफ होता है क्योंकि इट्स द ओनली ऑर्गेनाइजेशन हु हैज़ टू बियर एवरीथिंग। द बिजनेस इज ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल इन एंटरप्रेन्योरशिप। यहाँ पे जो सारा बिजनेस होता है वो एंटरप्रेन्योर खुद संभालता है। इन एंटरप्रेन्योरशिप इट इज़ ओन्ड बाय कंपनी हैविंग कंट्रोल ओवर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जो सारा कंपनी का काम है कंपनी संभालती है। जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो रिस्क कैपेबिलिटी है वो यहाँ लोअर होती है क्योंकि जो रिस्क आता है वो कंपनी ही बियर करती है एट द एंड। सो सारे काम कंपनी संभालती है। एंटरप्रेन्योरशिप का सिर्फ एक काम है टू वर्क ऑन क्रिएटिविटी, इनोवेशन एंड प्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट। द रिवॉर्ड्स आर अनलिमिटेड इन केस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, क्योंकि उनका खुद का बिजनेस होता है तो अगर उनको मुनाफा होता है तो वो सारा मुनाफा उन्हीं का ही है, तो वो अनलिमिटेड है। इट इज़ लिमिटेड अंडर एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जो रिवॉर्ड्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। द एंटरप्रेन्योर मे और मे नॉट सक्सेस। एंटरप्रेन्योर सक्सेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बिकॉज दे आर नॉट एक्सपीरियंस्ड। उन्होंने अपना धंधा शुरू किया है और दे वॉन्ट टू प्रोड्यूस समथिंग एंड दे हैव टू लर्न, राइट। तो क्या नाम है, सबसे पहले उनको उस प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है। दे आर नॉट एक्सपीरियंस्ड, बट अंडर एंटरप्रेन्योर द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मोर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर मैनेजमेंट एरर। लेकिन एंटरप्रेन्योर के अंदर मोर फ्लेक्सिबिलिटी होती है बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस, दे नो हाउ टू अडेप्ट द चेंजेस, राइट। तो इसका क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंट्राप्रेन्योरशिप। सो अब हमने जो है 8 टॉपिक्स कंप्लीट किए हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 को कैरी ऑन करेंगे और उसको फिनिश करेंगे। ओके, सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो।